एक भारतीय मूल निवासी समुदाय जिनके आपने ही राष्ट्र में करूर नीति और गलत चालों की बढ़तों करके उन्हें आपने ही देश में विदेशी आर्या लोगों ने हजारों साल गुलामी की सबसे बुरी गुलामी की प्रकार से उन्हें अछूत और अपवित्र बनाकर विदेशी आर्या सवर्ण समाज को लोगों ने रखा। वर्तमान में भारतीय मूल निवासी समुदाय वर्ग को भारत में अनुसूचित वर्ग कहा जाता है। यह वर्ग पहले से प्राकृतिक शक्तियों का पुजारी था, फिर भी हजारों वर्षों से सवर्णों के देवी देवताओं की पूजा करता रहा है, पर फिर भी वह उनके लिए अछूत और अपवित्र बना रहा और सवर्ण वर्ग उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करता रहा। उनके किसी भी देवी देवता ने उन्हें नहीं रोका। दुर्व्यवहार हजारों साल तक चलता रहा। हजारों समाज सुधारक आए। उनके कारण भारत में किसी खास छोटे से क्षेत्र में अछूत समाज को कुछ राहत मिलती रही, पर अछूतता फिर भी निरंतर चलती रही। इसे रोकने के लिए कोई पक्का काम नहीं हो सका। पूरे भारत भर के अछूत समाज का जीवन बदलने वाला एक ही व्यक्ति है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। और उन्होंने किसी धार्मिक स्थान पर जाकर किसी देवी देवता की पूजा करके अछूत समाज का जीवन नहीं बदला। वह जानते थे धार्मिक कर्मकांड से अछूतों का जीवन बदलने वाला नहीं है, खास नीति और विचारधारा पर काम करके ही बदल सकता है। उनकी मानव समानता के आधार पर विचारधारा ही थी जिस पर चलकर उन्होंने काम किया। भारतीय मूल निवासी समुदाय के लोगों को बुनियादी मानवाधिकार मिले और उनका विकास का मार्ग खुला। बाबा साहेब ने करोड़ों अछूतों को आम जैसा आदमी बनाया। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने मानव समानता आधारित विचारधारा पर काम न किया होता तो अनुसूचित वर्ग आज भी अछूत और अपवित्र ही बना होता। अनुसूचित वर्ग के बहुत सारे लोग आज भी हिंदू देवी देवताओं की पाठ पूजा करता है, वह पहले भी करते थे, पर फिर भी भारतीय मूल निवासी समुदाय अछूत और अपवित्र बना हुआ था। यह ही मुख्य कारण है कि हम बाबा साहेब की विचारधारा को सबसे ऊपर मानते हैं, जिसके कारण 1950 के भारत की 35 करोड़ लोगों में से 7 करोड़ अछूत लोग थे। उनको मानव होने के नाते उन्हें भी मानवीय मौलिक अधिकार मिले। और दूसरी बात, उस समय 35 करोड़ भारतीयों में से लगभग 17 करोड़ महिलाएं भी थी, जिन्हें कभी भी पहली बार मर्दों के समान माना ही नहीं जाता था। बाबा साहेब के आजाद भारत की संसद में 1948 में रखे हिंदू कोड बिल के कारण उन्हें भी मर्दों का समान अधिकार मिले हैं। वह भी आगे बढ़ने लगी हैं। बाबा साहेब का सपना भारत को महान राष्ट्र बनाने का था। भारत जितना भी बदला है तो उसका कारण बाबा साहेब की विचारधारा का मुख्य रोल है। उनकी विचारधारा को समझने समझाने के लिए ही हम बाबा साहेब के कहे हुए शब्दों को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर बाबा साहेब के एक और भाषण पर नई वीडियो बनाकर साझा कर रहा हूं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बाबा साहेब के भाषण को हर नागरिक तक जरूर पहुंचाएं। बाबा साहेब के विचारों को हर नागरिक तक पहुंचाकर ही भारत को महान राष्ट्र बनाया जा सकता है। आज का वीडियो में बाबा साहेब के भाषण पर है, जिसका शीर्षक हम एक योद्धा कुल से हैं। ये आज की वीडियो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में 13 अप्रैल 1927 को चिपलून में आयोजित रत्नागिरी जिला बहिष्कृत परिषद के दूसरे अधिवेशन का वर्णन करता है। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। हम एक योद्धा कुल से हैं। यह आज की वीडियो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में 13 अप्रैल 1927 को चिपलून में आयोजित रत्नागिरी जिला बहिष्कृत परिषद के दूसरे अधिवेशन का वर्णन करता है। इस सभा के आयोजन के दौरान तनावपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि रूढ़िवादी हिंदू महाड़ कांड दोहराए जाने के डर से अछूतों को कुओं के पानी का उपयोग करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों से आत्मसम्मान से जीने और अपनी दास्ता को समाप्त करने का आग्रह किया और उन्होंने खोती भूमि व्यवस्था को समाप्त करने का वादा भी किया, जिसके तहत लोगों का खून चूसा जा रहा था। उन्होंने अपने अनुयायियों को अत्याचारों से बचने के लिए एक दूरस्थ स्थान पर पलायन करने और बसने का सुझाव दिया।
सिंध और इंदौर जैसे क्षेत्रों में कृषि भूमि प्राप्त करने के प्रयासों का उल्लेख किया। यह विवरण सामाजिक समानता को बढ़ावा देने वाले अंतर्जातीय भोज में डॉक्टर अंबेडकर की भागीदारी के साथ समाप्त होता है। बात है साल 1927 की, जब एक आवाज गूंजी जिसने इतिहास की धारा बदलने की हिम्मत की। हम एक योद्धा कुल से हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक पूरे समाज के सदियों से दबे हुए आत्मसम्मान की हुंकार थी। और ये शब्द थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर के। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हुंकार को सुनने के लिए कितने लोग आए होंगे? 100, 200? नहीं, पूरे 8,000 लोग। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, उस जमाने में 8,000 मर्द और औरतें एक मकसद के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। ये कोई मामूली जलसा नहीं था, बल्कि ये था रत्नागिरी के चिपलून में बहिष्कृत परिषद का दूसरा ऐतिहासिक सम्मेलन। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक दिन की कहानी में उतरते हैं, परत दर परत। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो जबरदस्त टेंशन वाला माहौल जिसमें ये कॉन्फ्रेंस हुई, फिर डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से निकली आत्मसम्मान की वो दमदार आवाज, इसके बाद अत्याचार से आजादी का वो बिल्कुल अलग रास्ता जो उन्होंने दिखाया, और आखिर में बराबरी का प्रतीक बना एक यादगार भोज। तो कहानी की शुरुआत होती है उस माहौल से, और सच कहूं तो यह सम्मेलन किसी त्योहार में नहीं, बल्कि एक जंग के मैदान जैसी हालत में हो रहा था। चिपलून की हवा में उस वक्त डर और दुश्मनी का जहर सा घुला हुआ था। सवर्ण हिंदुओं में एक अजीब सा खौफ था कि कहीं महाड़ वाली घटना यहां भी ना हो जाए। याद है जहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने पब्लिक तालाब से पानी पीकर सामाजिक बराबरी का बिगुल फूंका था। ये विरोध सिर्फ बातों तक ही नहीं था, बल्कि साफ साफ दिख भी रहा था। कॉन्फ्रेंस के लिए पंडाल लगाने की जगह तक मिलना मुश्किल हो गया था, और इस अजीब से डर के चलते कि अछूत उनके पानी को गंदा कर देंगे, शहर के सारे पब्लिक कुओं पर ताले मार दिए गए। सोचिए, हालात इतने खराब हो गए थे कि डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों को 2 दिनों तक डाक बंगले में ही रुकना पड़ गया। लेकिन कहते हैं कि जहां नफरत की दीवारें होती हैं, वहीं उम्मीद की कुछ खिड़कियां भी खुलती हैं। विनायक राव बर्वे और B.G. खाटू जैसे कुछ प्रोग्रेसिव सोच वाले स्थानीय नेता थे, जिन्होंने न सिर्फ सम्मेलन में हिस्सा लिया, बल्कि आए हुए लोगों का दिल से स्वागत भी किया। ये उस अंधेरे दौर में हिम्मत और इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच अब हम आते हैं इस सम्मेलन के दिल पर, डॉक्टर अंबेडकर का वो ऐतिहासिक भाषण जो आत्मसम्मान की एक ऐसी गर्जना थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने लोगों की आंखों में देखकर सीधा कहा, तुम्हें अपनी गुलामी खुद खत्म करनी होगी। अपने आत्मसम्मान को बेचकर जीना अपमान से जीने के बराबर है। ये एक सीधी सीधी पुकार थी। मतलब आज़ादी कोई तोहफा नहीं है जिसे कोई देगा, ये वो हक है जिसे खुद अपनी मेहनत से हासिल करना पड़ता है। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट को सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि जीने के लिए एक जरूरी टॉनिक बताया गया है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि आत्मसम्मान के बिना इंसान बस एक सिफर है, मतलब एक जीरो, जिसका ना कोई मोल है ना कोई वजूद। तो सवाल उठता है कि ये आत्मसम्मान आएगा कहाँ से? डॉक्टर अंबेडकर ने इसका रास्ता भी बताया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ताकत, कॉन्फिडेंस और पहचान, ये सब सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष से ही मिलेगा। कामयाबी का भाई कोई शॉर्टकट नहीं होता। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने लोगों के मन में अपनी पहचान की पूरी तस्वीर ही बदल दी। हम किसी के दास नहीं हैं, हम योद्धाओं के कुल से हैं। जरा सोचिए, इस एक लाइन ने दबे कुचले होने की भावना को जड़ से उखाड़ा और एक शक्तिशाली विरासत की याद दिला दी। और ये लड़ाई सिर्फ सामाजिक सम्मान तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कोंकण की शोषक खोती व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का प्रण लिया। ये एक तरह की जमींदारी प्रथा थी, जहां किसान अपनी ही जमीन पर गुलामों की तरह खटने को मजबूर थे। उन्होंने ऐलान किया कि इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अगर उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिलती है तो वे उसके लिए भी तैयार हैं। तो प्रेरणा और हुंकार से आगे बढ़कर डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण के अगले हिस्से में एक ऐसी स्ट्रैटेजी पेश की जो जितनी प्रैक्टिकल थी उतनी ही अनएक्सपेक्टेड भी। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए। जब पूरा माहौल, पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ हो, तो रास्ता क्या है? और इसका जवाब चौंकाने वाला था। जवाब था माइग्रेशन। जी हाँ, उस जगह को ही छोड़ देना जहां इज्जत नहीं मिलती। देखिए,
ये कोई हार मानकर भागना नहीं था, बल्कि एक सोची समझी क्रांतिकारी रणनीति थी। ये सवर्ण हिंदुओं और जमींदारों के रोज-रोज के जुल्म से बचने का एक ठोस तरीका था। उन्होंने वादा किया कि वो सिंध और इंदौर में खेती के लिए जमीन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये आइडिया उन्हें अपने उन पड़ोसियों से मिला था जो अफ्रीका जाकर अमीर बनकर लौटे थे, और साथ ही सिंध में सक्कर बांध प्रोजेक्ट की अपनी यात्रा से भी, जहां उन्होंने खुद देखा था कि कैसे हजारों एकड़ बंजर जमीन को खेती लायक बनाया जा सकता है। और अब हम चलते हैं इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, एक ऐसा कदम जहां सिद्धांतों को सिर्फ बोला नहीं गया बल्कि उन्हें जीकर दिखाया गया। सम्मेलन के उन्हीं प्रोग्रेसिव समर्थक श्री विनायक बर्वे ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने घर पर एक इंटरकास्ट डिनर के लिए बड़े प्यार से बुलाया। उस जमाने में एक ब्राह्मण का किसी दलित को अपने घर खाने पर बुलाना अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये न्योता क्यों स्वीकार किया? उनका तर्क एकदम साफ था। उन्होंने कहा, ऐसे भोज में इसलिए शामिल होना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाते हैं, आपसी रिश्तों में मिठास लाते हैं और बराबरी के सिद्धांत को मजबूत करते हैं। ये बस एक खाना नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली सामाजिक संदेश था। तो आखिर में ये चिपलून सम्मेलन हमें सिखाता क्या है? ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये तो बदलाव का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। पहला कदम, जुल्म का डटकर सामना करो। दूसरा, अपने आत्मसम्मान को वापस हासिल करो। तीसरा, इस हालात से बाहर निकलने की एक स्ट्रैटेजी बनाओ। और चौथा, बराबरी को सिर्फ बातों में नहीं, अपने कामों से साबित करके दिखाओ। और ये कहानी हमें आज के एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। चिपलून की इस घटना को लगभग 1 सदी होने वाली है। आज के समय में आत्मसम्मान की लड़ाई का चेहरा कैसा है? हो सकता है कि लड़ाई के तरीके और मैदान बदल गए हों, पर क्या उस संघर्ष का जज्बा आज भी वही है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार और स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं सीधे 1927 में। रत्नागिरी के चिपलून की एक शाम। हमारे हाथ एक दस्तावेज लगा है जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर के एक भाषण के बारे में बताता है, जहां 8,000 से ज्यादा लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे। 13 अप्रैल की वो शाम कोई मामूली शाम नहीं थी, बल्कि माहौल में एक जबरदस्त तनाव था। बिल्कुल। दस्तावेज ये बताते हैं कि सम्मेलन के लिए पंडाल लगाने की जगह तक मिलना मुश्किल हो गया था। और इसकी वजह थी महाड़ सत्याग्रह, है ना? जी, जो कुछ ही समय पहले हुआ था। जी हाँ। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि महाड़ सत्याग्रह में दलितों ने सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर अपने अधिकार का दावा किया था, जिससे काफी हंगामा हुआ था। तो अब चिपलून में सवर्ण हिंदुओं को डर था कि कहीं वैसा ही कुछ फिर ना हो जाए। अच्छा। उन्होंने तो अपने सारे कुएं तक बंद कर दिए थे, जैसे कोई दुश्मन की फौज हमला करने वाली हो। ऐसे भरे हुए लगभग शत्रुतापूर्ण माहौल में डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े होते हैं। और आज हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि उस माहौल में डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ एक भाषण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने लोगों के सामने आजादी का एक ब्लूप्रिंट रखा। ब्लूप्रिंट सही शब्द है। ये कोई सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं थी, इसमें मनोवैज्ञानिक मजबूती थी, आर्थिक लड़ाई थी, सामाजिक बराबरी और यहां तक कि व्यवस्था से पूरी तरह बाहर निकल जाने का एक क्रांतिकारी विचार भी था। आज हम इसी ब्लूप्रिंट की परतों को एक-एक कर खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाषण के सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी हिस्से से, जो था आत्मसम्मान की नींव रखना। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा, तुम्हें अपनी दास्ता का समापन स्वयं करना होगा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगी वो थी, जीवित रहने के लिए आत्मसम्मान एक आवश्यक टॉनिक है। बिना आत्मसम्मान के मनुष्य शून्य मात्र है। शून्य। जब वो कहते हैं शून्य मात्र है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक हौसला बढ़ाने वाली बात थी, या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति काम कर रही थी? नहीं, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। देखिए, सदियों से जब किसी समाज को ये बताया जाता है कि तुम कम हो, तुम अछूत हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तो वो जंजीरें सिर्फ बाहर नहीं, इंसान के मन के अंदर भी पड़ जाती हैं। अच्छा। इसे इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन कहते हैं। मतलब आप अपने ऊपर हो रहे जुल्म को ही अपने सच्चाई मानने लगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले उसी मन की जंजीर को तोड़ रहे थे। जब वो कहते हैं कि बिना आत्मसम्मान के इंसान शून्य है, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम खुद को देरियों नहीं समझोगे, तो दुनिया तुम्हें कभी देरियों नहीं समझेगी। तुम्हारी लड़ाई बाहर की दुनिया से बाद में है,
पहले खुद की नजरों में अपनी कीमत पहचानने की है। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक और शक्तिशाली बात कही, हम किसी के दास नहीं हैं, हम योद्धाओं के कुल से हैं। हाँ, ये तो शून्य से सीधा योद्धा पर छलांग है। बिल्कुल। और ये कोई खोखला दावा नहीं था, वो लोगों को एक नया नजरिया दे रहे थे अपनी ही पहचान को देखने का। वो कह रहे थे कि तुम्हारा इतिहास वो नहीं है जो तुम्हें बताया गया है, बल्कि तुम्हारा इतिहास संघर्ष और शौर्य कर रहा है। ये एक तरह से अपनी कहानी को दोबारा लिखने जैसा था, एक काउंटर नैरेटिव तैयार करना। अच्छा, एक काउंटर नैरेटिव। हाँ, जब आप खुद को एक योद्धा के वंशज के रूप में देखते हैं तो आप जुल्म सहते नहीं, उसका सामना करते हैं। तो ये कोई पेप टॉक नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार था जो वो लोगों के हाथों में दे रहे थे ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। सही। आत्मसम्मान के बिना कोई भी क्रांति शुरू नहीं हो सकती, और डॉक्टर अंबेडकर इसकी शुरुआत वहीं से कर रहे थे। तो एक बार जब लोगों की मानसिक नींव मजबूत हो गई, उन्हें अपनी कीमत का एहसास हो गया, तब डॉक्टर अंबेडकर उन्हें एक असल दुनिया की समस्या की तरफ ले जाते हैं। उन्होंने कोंकण में उस समय की एक बहुत बड़ी बुराई, खोती व्यवस्था का जिक्र किया। हाँ, और उसे खून चूसने वाली व्यवस्था कहा। हमारे श्रोताओं की समझ के लिए क्या हम संक्षेप में बता सकते हैं कि यह खोती व्यवस्था असल में थी क्या? जरूर। खोती व्यवस्था एक तरह से एक जमींदारी प्रथा थी जो कोंकण क्षेत्र में बहुत फैली हुई थी। इसमें खोत नाम के वंशानुगत जमींदार होते थे। वंशानुगत? हाँ, जो सरकार और किसानों के बीच बिचौलिए का काम करते थे। वो सरकार को लगान चुकाते थे और किसानों से अपनी मर्जी के मुताबिक लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। अपनी मर्जी के मुताबिक? बिल्कुल। ये खोत ज्यादातर सवर्ण जातियों से होते थे और किसान, खासकर जो दलित और पिछड़ी जातियों के थे, उनका बुरी तरह शोषण करते थे। ये किसान एक तरह से इन खोतों के बंधुआ मजदूर बनकर रह गए थे। तो जब डॉक्टर अंबेडकर इसे खून चूसने वाली व्यवस्था कहते हैं तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। ये सचमुच लोगों का आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से खून चूस रही थी। मतलब ये सिर्फ जमीन या पैसे का मामला नहीं था? नहीं, ये सीधे सीधे जातिगत शोषण से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। और यही समझना सबसे जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक अपमान को सीधे सीधे आर्थिक शोषण से जोड़ा। वो जानते थे कि जब तक लोग आर्थिक रूप से गुलाम रहेंगे तब तक सामाजिक बराबरी की बातें बेमानी हैं। सही बात है। सम्मान और अधिकार भूखे पेट नहीं मिलते। वो लोगों को समझा रहे थे कि तुम्हारे साथ जो सामाजिक भेदभाव होता है उसकी जड़ में तुम्हारी आर्थिक कमजोरी भी है। इसलिए उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये व्यवस्था बुरी है, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो इसे खत्म करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। उन्होंने कहा, मनुष्य का शरीर नश्वर है, परंतु हम यह प्रण करें कि अपना मनुष्य जीवन सुधारने व आत्मसम्मान जैसे उत्तम आदर्शों के लिए समर्पित कर देंगे। ये बहुत शक्तिशाली बात है। तो उन्होंने पहले लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया, फिर उन्हें उनके असली आर्थिक दुश्मन की पहचान कराई। यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो रास्ता सुझाया वो शायद वहां बैठे किसी भी इंसान ने सोचा नहीं होगा। सही कहा। उन्होंने किसी विरोध प्रदर्शन, आंदोलन या सत्याग्रह की बात नहीं की। उन्होंने एक ऐसा विकल्प सामने रखा जो उस समय की राजनीति में लगभग अनसुना था। क्या था वो? उन्होंने कहा, क्यों ना हमारे लोग पलायन कर किसी अच्छे व दूरस्थ स्थान पर जाकर बस जाएं। एक तरह से उन्होंने कहा, अगर ये खेल तुम्हारे नियमों से नहीं खेला जा रहा तो इस खेल को ही छोड़ दो। लेकिन क्या इसे एक तरह से पलायनवाद या हार मान लेना नहीं माना जा सकता था? क्या आप अपनी जमीन, अपना घर, अपना संघर्ष सब छोड़कर जा रहे हैं? यह सवाल जरूर कुछ लोगों के मन में आया होगा। यह एक बहुत जरूरी सवाल है और ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो यह हार मानना नहीं था। तो क्या था? यह आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रमाण था। यह विचार उस दौर के राष्ट्रवाद की धारणा के भी खिलाफ था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जहां एक तरफ धरती माँ और जन्मभूमि से जुड़े रहने की भावनात्मक बातें हो रही थीं, वहीं डॉक्टर अंबेडकर एक बेहद व्यवहारिक और क्रांतिकारी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आपकी जन्मभूमि ही आपके लिए एक जेल है जहां आपको सम्मान से जीने का हक नहीं है, तो आपकी पहली वफादारी अपनी आजादी और अपने आत्मसम्मान के प्रति होनी चाहिए, जमीन के एक टुकड़े के प्रति नहीं। और ये सिर्फ एक हवाई ख्याल नहीं था। नहीं, उन्होंने इसके लिए एक ठोस योजना भी सामने रखी। बिल्कुल। उन्होंने हवा में बात नहीं की। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने कहा कि वो सिंध में सक्कर बांध परियोजना के पास और इंदौर राज्य में खेती के लिए जमीन लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा। ताकि लोग वहां जाके सम्मान के साथ बस सकें। उन्होंने अपने मुस्लिम पड़ोसियों का उदाहरण भी दिया जो अफ्रीका जाकर व्यापार करके अमीर बनकर लौटे थे। सही। वो कह रहे थे कि दुनिया बहुत बड़ी है, अवसर बहुत हैं।
हम इस गांव, इस जमीन के गुलाम नहीं हैं। ये निष्क्रिय रहकर जुल्म सहने के बजाय अपने भाग्य का निर्माण खुद करने का आह्वान था। ये कहना था कि हम इतने काबिल हैं कि कहीं जाकर अपनी एक नई, बेहतर दुनिया बसा सकते हैं। ये निराशा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरा एक बहुत बड़ा कदम था। तो मनोवैज्ञानिक मजबूती, आर्थिक दुश्मन की पहचान और अगर जरूरत पड़े तो व्यवस्था को छोड़कर नई दुनिया बसाने का विकल्प। इस बड़ी रणनीति के अलावा दस्तावेज में एक छोटी लेकिन दिलचस्प घटना का भी जिक्र है जो उसी सम्मेलन में हुई। हाँ, उस सम्मेलन में विनायकराव बर्वे जैसे कुछ प्रगतिशील सोच वाले सवर्ण नेता भी मौजूद थे। श्री बर्वे ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने घर रात्रि भोज के लिए बुलाया और डॉक्टर अंबेडकर ने वो निमंत्रण स्वीकार किया। और उस जमाने में एक ब्राह्मण के घर किसी अछूत माने जाने वाले व्यक्ति का भोजन करना, ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक घटना रही होगी। बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ भी डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया देखने लायक है। दस्तावेज कहता है कि उन्होंने साफ किया कि वो इस भोज में इसलिए शामिल नहीं हो रहे कि किसी ब्राह्मण के संग भोजन कर लेगा तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। उनका ये कहना उनकी पूरी सोच के बारे में क्या बताता है? ये उनकी सोच की जबरदस्त स्पष्टता और व्यावहारिकता को दिखाता है। उनके लिए समानता कोई धार्मिक या आध्यात्मिक चीज नहीं थी जिसे किसी कर्मकांड से हासिल किया जा सके। अच्छा। उनके लिए समानता एक सामाजिक, राजनीतिक और व्यावहारिक सिद्धांत था जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में जीना जरूरी था। अच्छा। साथ बैठकर भोजन करना उसी सिद्धांत को अमल में लाने का एक तरीका था। ये एक राजनीतिक संदेश था। एक राजनीतिक संदेश। हाँ, वो ये नहीं कह रहे थे कि किसी ब्राह्मण के साथ खाने से वो पवित्र हो जाएंगे। वो ये कह रहे थे कि हम बराबर हैं और हम बराबरी का व्यवहार करके दिखाएंगे। मतलब ये कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बयान था। बिल्कुल। ये सदियों पुरानी उन दीवारों को गिराने का एक ठोस कदम था जो कहती थी कि कुछ लोग साथ बैठकर खा भी नहीं सकते। वो इस भोज में इसलिए शामिल हुए क्योंकि जैसा दस्तावेज में लिखा है, इससे सामाजिक मेलजोल बनता है, आपसी संबंधों में समरसता आती है और समानता के सिद्धांत को बढ़ावा मिलता है। उनका लक्ष्य स्वर्ग नहीं बल्कि इसी धरती पर एक समान समाज बनाना था। यह घटना दिखाती है कि वो बड़े क्रांतिकारी विचारों के साथ साथ छोटे प्रतीकात्मक कदमों के महत्व को भी समझते थे जो समाज की सोच को बदलने में मदद करते हैं। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, आत्मसम्मान पर जोर, आर्थिक शोषण की जड़ पर हमला, पलायन का क्रांतिकारी विचार और फिर सहभोज जैसा प्रतीकात्मक कदम, तो चिपलून का ये भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं लगता, ये तो मुक्ति का एक पूरा एक्शन प्लान है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, एक्शन प्लान। अगर हम इसे क्रम से देखें तो ये एक पूरा रोड मैप है। पहला कदम, अपनी मानसिकता बदलो, खुद को शून्य नहीं योद्धा समझो। ये है मनोवैज्ञानिक तैयारी। ठीक है। दूसरा कदम, अपने असली दुश्मन को पहचानो। ये सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं बल्कि खोती जैसी आर्थिक शोषण की व्यवस्था है। ये हुआ राजनैतिक और आर्थिक विश्लेषण। और तीसरा कदम, समाधान के लिए तैयार रहो। अगर व्यवस्था नहीं बदलती तो उसे बदलने की कोशिश करो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उस व्यवस्था को छोड़कर अपनी नई दुनिया बनाने का साहस भी रखो। ये एक साहसिक रणनीति है। ये दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ समस्या नहीं बता रहे थे, वो हर पहलू से उसका समाधान भी दे रहे थे। ये एक संपूर्ण नजरिया है जिसमें व्यक्ति के मन से लेकर समाज की संरचना तक हर स्तर पर बदलाव की बात शामिल है। सही कहा। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये एक नए समाज के निर्माण की पूरी योजना थी। इसमें मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक और यहाँ तक कि भौगोलिक हर पहलू शामिल था। इसीलिए ये भाषण आज भी इतना प्रासंगिक और शक्तिशाली है। और अंत में एक विचार जो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक है। डॉक्टर अंबेडकर का ये सुझाव कि यदि कोई व्यवस्था, कोई समाज या कोई जगह आपको सम्मान और अवसर नहीं देती तो उसे छोड़कर एक नई जगह पर अपनी किस्मत खुद बनाओ। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि लोग बेहतर शिक्षा, नौकरी और जीवन के लिए अपने गांव, शहर और यहाँ तक कि देश भी छोड़कर पलायन करते हैं, तब ये विचार कितना प्रासंगिक लगता है। क्या आज भी उत्पीड़न और अवसरों की असमानता से मुक्ति के लिए अपने भूगोल को बदल देना एक कारगर रणनीति हो सकती है? जय भीम साथियों। साथियों, अब तो जाग जाओ। जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, wake up now. If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite. साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे?
अम्बेडकवादियों सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों सब एक हो जाओ। धन्यवाद साथियों। आप चुंबर साहब के बनाए वीडियो के साथ जुड़े रहे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर और बुद्धा एंड हिज धामा पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।